नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा न आपके नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण क्लास 7 के जो आपका चैप्टर था वर्ण विचार लेसन नंबर 2। देखिए ये रहा आपका लेसन नंबर 2 और आपका पेज है 19। ये रहा आपका पेज और बाकी का जो आधा मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। और आप देखिए अब यहाँ से हमारा टॉपिक था, देखिए र व्यंजन के संयुक्त रूप, ये हमारा टॉपिक है। इसके आगे हम लोग पढ़े थे द्वित्व व्यंजन, हिंदी लेखन की व्यवस्था में पढ़े थे। चलिए देखते हैं र के लिए क्या विधान है इसमें, आइए देखते हैं। देखिए र व्यंजन के संयुक्त रूपों के लिए 3 चिन्ह बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पहला र पे हलंत लगा के, और दूसरा है शिरोरेख के ऊपर ऐसे उड़ता हुआ जो आधा र हम लिखते हैं शिरोरेख के ऊपर, उसको हम रेफ बोलते हैं। और एक है ये देखिए हलंत की तरह है, उल्टा हलंत की तरह, इसको हम पदेन बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा आपका, ये रहा र के नीचे हलंत एक शिरोरेख पे, और ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, और तथा ये रहा आपके पदेन वाला र। इस तरह के चिन्ह बनाए गए हैं र के लिए। अलग अलग स्थितियों में इनको, विभिन्न स्थितियों में अलग अलग इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला जो है र पे हलंत प्लस स्वर, अर्थात र पे हलंत रहेगा, हलंत लगा रहेगा और स्वर रहेगा, तो किस तरह से र का हम प्रयोग करेंगे? देखिए जब र हलंत व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलकर बोला जाता है तो हमेशा र के नीचे हलंत वर्ण से ही लिखा जाता है। अर्थात देखिए यहाँ पे दिया हुआ है र जो है हलंत लगा है तो वो शुद्ध व्यंजन है, और उसको जब हम किसी स्वर के साथ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है, ये बड़ा कर देती हूँ आपके लिए थोड़ा, आप आसानी से देख पाएंगे। र पे जैसे में लिखा हुआ है र पे हलंत प्लस आ एक स्वर है, तो र को जब हम स्वर के साथ मिलाए हैं तो कैसे बना है? ये रा हो गया है, र जो है पूरा हो गया है इस तरह से। अब देखिए र हलंत प्लस ई के साथ मिलाए हैं तो ये री बन गया, र हलंत प्लस ऊ के साथ मिलाए तो यहाँ पे रू बन गया। र में हमेशा ऊ का मात्रा उसके पेट में लगता है, इसको पिछले क्लास में मैं बताई थी आप लोगों को। आगे देखिए और कुछ इसी तरह से उदाहरण भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है रात, तो पहले था र हलंत था, ठीक है, और र हलंत को आ से जोड़ दिया है तो रा बन गया। और इसी तरह से रेखा जो है र हलंत था फिर ए था, तो इस तरह से र पे र में ए आके मिल गया तो रे बन गया। इसी तरह से रू में भी ऊ मिल गया तो रुपया बना, रू हो करके। इसके बाद से र में बड़ा ऊ मिला और स मिला तो रूस बना। इस तरह से आपका बना है। र में ओ मिला है रोटी में तो रो बना है, और फिर टी रोटी। रौनक में देखिए र में औ मिल करके रऊ बन गया। अर्थात इसमें देखिए पूरे स्वर के साथ में दिखा दिया है आपको, ई के साथ में भी र का दिखा दिया है रो। देखिए आपका आ का भी दिखा दिया, ए का भी और ऊ का भी, इस तरह से दिखा दिया आपका उदाहरण में। कैसे रात कैसे बन गया? र पे हलंत था उसमें आ के लग गया तो बन गया रात। इस तरह से आपका ये बने हैं, र के साथ स्वर का संयोग हुआ है तो ये इस तरह से पूरा र में हो जाएगा। अगर जो देखिए दूसरा आपका टॉपिक दिया हुआ है दूसरे नंबर का, र पे हलंत रहेगा और व्यंजन रहेगा तो कैसे बनेगा? र पे जब हलंत रहेगा बच्चों तो व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलकर बोला जाता है तो यह दूसरे चिन्ह से लिखा जाता है। देखिए
अगर जो र जो है एक व्यंजन है और उसके प्लस के पीछे भी कोई और व्यंजन आएगा तो उसको हम दूसरे चिन्ह के रूप में लिखेंगे, न कि र ही लिखेंगे। तो इसके लिए हम देखिए रेफ, एक मिनट, देखिए ऊपर गया, हाँ ये देखिए आपका रहा, ये रेफ के रूप में लिखा जाएगा। इस चिन्ह को रेफ कहते हैं। यह चिन्ह उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है शिरोरेख पे, और साथ में र मिला रहता है, जैसे सर्प। यहाँ उदाहरण है आपका, देखिए देखिए ये जैसे में दिया हुआ है सर्प, तो सर्प देखिए ये र जो था हलंत था, प्लस उसके पीछे जो आया है प आया है, तो इसीलिए ये र में प जब दोनों व्यंजन मिले हैं आपस में, तो इसलिए ये जाके आपका बन गया है सर्प। इसको मैं एक बार करके दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे इसको किया गया है। एक मिनट, देखिए आइए देखिए ये जो था, ये सर्फ जो दिया हुआ है, ए स और र इस तरह से था, आधा र था प्लस प था, तो प में हलंत था प्लस अ था, ऐसे था ये। तो स में जब मिला है आपका क्या व्यंजन प, अरे र में सॉरी, यहाँ पे देखिए र है आधा, और मतलब व्यंजन र है और व्यंजन प है, तो प और र जब मिलेगा तो ये र जो है उसके शिरोरेख के ऊपर प जब पूरा हो जाएगा, अ मिलेगा तो प हो जाएगा हमारा पूरा अ मिलके, और र जो है वो आधा हो जाएगा प के ऊपर, ऐसे इस तरह से बन जाएगा हमारा र का। इस तरह से हुआ है व्यवधान। देखिए एक मिनट, इसी तरह से बच्चों देखिए आपका इस तरह से बताया गया है। धर्म के लिए भी सेम ही यही हुआ है, ऐसे ध और र ऐसे था, और म हलंत प्लस अ था, तो इधर अ है, नहीं अ है एक्चुअली, तो र जो है ये म में अ मिला तो ये पूरा म बन गया, और र जो है म के साथ जब वो हुआ है व्यंजन दोनों व्यंजन है, क्योंकि ये र भी व्यंजन है और ये म भी व्यंजन है, तो म और र जब मिलेंगे तो म के ऊपर र आके इसके सर पे ऐसे बैठ जाएगा। इसी तरह से ये हमारा धर्म बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका। इस तरह से दूसरा है आपका कि व्यंजन के साथ रहेगा तो कैसे होगा र का। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से कर्म भी बना है, तर्क भी और तुर्की भी। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश की हूँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं तीसरा वाला क्या दिया है। स्वर रहित व्यंजन, अर्थात जिसमें स्वर नहीं लगा हो, ऐसे व्यंजन प्लस र रहेगा तो कैसे हम करेंगे। तो स्वर रहित व्यंजन जो होगा और प्लस र होगा का लेखन तीसरे चिन्ह, अर्थात जो आपका ये पदेन दिया हुआ है से किया जाता है। चूँकि यह खड़ी पाई पैरों में लगता है और इसे पदेन कहते हैं। इसकी निम्नलिखित स्थितियाँ इस तरह से है। देखिए पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन जब रहेंगे तो र का कैसे हम करेंगे प्रयोग। देखिए तीसरा चिन्ह जो है पदेन खड़ी पाई के नीचे, देखिए उदाहरण जैसे प्रेम,
क्रम, भ्रम, यात्रा, उम्र आदि। इसमें यही बताया गया है बच्चों कि जब स्वर रहित व्यंजन रहेगा अर्थात जिसमें स्वर नहीं रहेगा उस व्यंजन के साथ में जब हम र का प्रयोग करेंगे तो र पदेन के रूप में आ जाएगा। उसके नीचे कैसे पदेन लगता है ऐसे देखिए आपका उदाहरण में दिया हुआ है। पदेन आपका इस तरह से नीचे लगता है, ऐसे इस तरह से लगता है, ऐसे लगता है आपका पदेन नीचे लगता है बच्चों। जब व्यंजन रहित हो, स्वर रहित व्यंजन हो तो और र हो तो इस तरह से उसका व्यवधान होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण है प्रेम, क्रम, भ्रम, यात्रा, उम्र, इस तरह से है। अब स और प्लस र, जब बड़ा वाला स रहेगा, स हलंत प्लस र, तो स भी पूरा खड़ी पाई वाला व्यंजन है तो इसे र के साथ मिलाकर स्र के रूप में लिखा जाना चाहिए था, पर मानक वर्तनी में उन्हीं रूपों को स्वीकार किया गया है जो संस्कृत में प्रचलित थे, क्योंकि संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा बनी है बच्चों। तो इसलिए संस्कृत में स जो है SH, देखिए ध्वनि के लिए 2 वर्ड बनाए गए थे, जैसे स्र तथा स। ये दोनों निम्नलिखित स्थितियों के लिए हैं। जैसे देखिए स जो है SH प्लस र, देखिए ये 2 से बना है, इसलिए इनको हम उदाहरण में कैसे लिखेंगे। स प्लस र जब रहेगा तो स्र म बनेगा, श्रीमान, आश्रय और प्रश्रय आदि, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। वो स्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे स और र रहेगा तो आपका ऐसे हो जाएगा, देखिए 1 मिनट, देखिए स और प्लस यहाँ र रहेगा तो आपका इस तरह से हो जाता है, इस तरह से स्र, और यहाँ लगेगा, इस तरह से बन जाएगा आपका ये स के साथ में। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए उदाहरण है श्रम, श्रीमान, आश्रय आदि। ये रहे आपके उदाहरण, देखिए ये रहे उदाहरण। स के साथ र कैसे लगा है, इसी तरह से उसके शब्द बने हैं। और देखिए दूसरा है स जब अन्य किसी व्यंजन के साथ के लिए चिन्ह लगता है तो कैसे बनता है। देखिए स, इसमें उदाहरण दिया हुआ है श्याम, आधा स हो जाता है स्वा, विश्वास, वैश्य आदि। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है ख वाला। ख में देखेंगे अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन प्लस र, अर्थात जिसमें खड़ी पाई आधी हो, उसमें हम देखेंगे कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्णों में कुछ 6 वर्ण आते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, द और ह। ये जो है आपके अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, जिनमें खड़ी पाई ऊपर तथा नीचे दोनों भागों में आती है, अर्थात बीच में से टूट जाती है और ऊपर नीचे आ जाती है। इस तरह का है आपका ये वाले व्यंजन। चलिए देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अधूरी खड़ी पाई वाले के लिए। हाँ देखिए पहला टॉपिक है जिन खड़ी पाई वाले ऊपर तथा नीचे भागों में आती है, जैसे द हो गया, थोड़ा सा खड़ी पाई उसके ऊपर है और थोड़ा सा नीचे। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे है आपका, यहाँ पे देखिए ये द जो बनाया गया है बच्चों, यहाँ पे देखिए ऊपर खड़ी पाई होता है, फिर यहाँ पे गोल होता है और फिर यहाँ नीचे होता है, इस तरह से। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं द को, तो इस तरह से बनता है। उसी तरह से तो यहाँ पे ऊपर और नीचे 2-2 खड़ी पाई होती है, बीच में से चलिए कटी हुई होती है।
चलिए आगे देखते हैं। द और ह, चूँकि इनमें नीचे की ओर खड़ी पाई का अंश मौजूद है, अतः पदेन के रूप में खड़ी पाई में इस प्रकार लगेगा। देखिए द्र और र और द्र, इसके उदाहरण है जैसे द्रुम, द्रुत और हरस्व। इस तरह से हम लिखेंगे इनको, अर्थात इनमें पदेन के रूप में लगाएंगे हम। इस तरह से देखिए दूसरा नंबर में हमारा दिया हुआ है जिनमें खड़ी पाई केवल ऊपरी भाग में होता है, वर्ण के निचले भाग खड़ी पाई न होने के कारण पदेन वर्ण को हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए सिर्फ ऊपर ही खड़ी पाई हो, ये अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ट जो है आपका, इसमें सिर्फ ये देखिए खड़ी पाई है और इस तरह से बना है आपका ट। तो इसमें हम र को कैसे लिखेंगे, इसमें इस तरह से हम लिखेंगे एक हलंत, क्योंकि उस ट का तो हलंत ही रहता है तभी शुद्ध व्यंजन होगा, और उस हलंत में इस तरह से हम पदेन जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ट्र बन जाता है। इसी तरह से देखिए, और देखिए हमारा ड जो है, ड में हम ऐसे हलंत लगाते हैं तो हमारा ये शुद्ध व्यंजन हुआ। और उस व्यंजन में हम र कैसे लगाएंगे, इसके नीचे हम ऐसे र को रेफ वाले को जोड़ देंगे तो ड्र बन गया। ऐसे हम बनाते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे देखिए बच्चों, उदाहरण है आपका ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ड्रम आदि। ये रहे आपके उदाहरण। आगे चलिए, ध्यान रखिए, ठ जो है प्लस र रहेगा तथा ढ और र रहेगा, जो गोल व्यंजन है। बनने वाला कोई शब्द हिंदी में नहीं है, अतः इसके संयुक्त रूपों के लेखन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ठ और ढ के लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है ये व्यंजन में। सॉरी, आइए देखते हैं। चिंता करने की आपको ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं आएंगे आपके। अब बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन जिसमें खड़ी पाई नहीं रहता है वो आपके हैं र। तो र में हम देखिए कैसे करेंगे, र और छ जो है इसमें हम कैसे लिखते हैं। देखिए इस वर्ग में र छ वर्ण आते हैं, तो छ प्लस र। हिंदी में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें छ और र आता हो, अतः इसके संयुक्त रूप लिखने की चिंता न करें। अर्थात इसमें भी वही है जो ठ और ढ के लिए था, वहीं छ और र के लिए भी है। तो आप लोग ध्यान रखें, इसके लिए कोई नहीं है संयुक्त रूप लिखने के लिए, तो आपको इसके बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, दूसरा दिया हुआ है र हलंत प्लस र, अर्थात आधा र और प्लस पूरा र। इस स्थिति में दूसरा नियम लागू होता है कि पहले र को रेफ से, तो पहले र जो है हमारा रेफ बन जाता है। जब आधा र और पूरा र रहेगा जहाँ पे र और र, देखिए ऐसे उदाहरण यहाँ पे हमारा आधा र रहेगा और प्लस यहाँ पूरा र रहेगा, तो ये जो आगे वाला र है प्लस के पहले, वो हमारा पीछे वाला र के ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हमारा बनेगा र का जब संयोग होगा तो। चलिए देखते हैं। इसके उदाहरण कुछ यहाँ दिए हुए हैं, जैसे गुर्राना, टर्राना आदि। ये कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं। आइए अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। कुछ शब्द संयुक्त व्यंजनों के लिए वर्ण वाले चिन्ह बनाए गए हैं। हिंदी की वर्णमाला में अंत में आने वाले कछत्र और ज्ञा और स्र वर्ण ही हैं। इन वर्णों की रचना ध्वनियों से मेल से हुई है। किन किन ध्वनियों के मेल से हुई है, देखिए हम कछ के लिए देखेंगे। कछ कैसे बना है, किन ध्वनियों के मेल से बना है बच्चों।
इसको ज़रा ध्यान से देखें। आइए देखिए, आपका दिया हुआ है, यहाँ पे है आपका कछ। कछ जो है आपका बना है क हलंत प्लस स। इससे बना है बच्चों आपका कश। और देखते हैं, कछ के बाद त्र, आपका त्र बना है त्र बना है आपका त हलंत र से। इस तरह से बना है आपका त्र। आइए देखते हैं हम। अब हमारा बना है ज्ञ, तो ज्ञ हमारा बना है ज हलंत प्लस य से बना है हमारा ज्ञ। ज हलंत प्लस य से हमारा ज्ञ बना है बच्चों। और स्र हमारा बना है स हलंत, बड़ा वाला स हलंत प्लस अभी ऊपर बताया गया था स और र का, र हलंत से स्र बना है। ये आपका इस तरह से स्र बना है बेटा। आइए देखते हैं। इस तरह से आपके ये संयुक्त व्यंजन है। तो कछ के हमारा जैसे उदाहरण दिया हुआ है रक्षा और शिक्षा, कक्षा, दक्ष, यक्ष, ये जो है कछ वर्ण के कुछ शब्द हैं। इसी तरह से त्र वर्ण से भी शब्द बनते हैं, जैसे यात्रा, पत्र, पुत्र आदि। इस तरह से ज्ञ वर्ण से भी बनते हैं शब्द, जैसे आज्ञा, आज्ञा, आज्ञानी, प्रतिज्ञा। इसी तरह से स्र से भी बना है। उदाहरण देखिए, श्रम, श्रीमान, श्रवण, परिश्रम इत्यादि जो है आपके उदाहरण रहे। और देखिए बच्चों, अब हमारा यहाँ पे आपका ये दूसरा लेसन समाप्त हुआ। दूसरा लेसन का हमारा क्या पढ़े हैं आज लेसन में, उसको हम देखेंगे। हमने सीखा में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा है बच्चों, उसके बारे में हम इस तालिका में देखेंगे। ये हमारा तालिका है, हमने सीखा। तो इसमें बच्चों देखिए दिया हुआ है, पहला टॉपिक है हमारा वर्ण उच्चरित ध्वनियों के लिए निर्मित चिन्ह है। हाँ, वर्ण जो है हमारा मुख से जब उच्चरित ध्वनियाँ जो निकलती है उनको लिखने के लिए एक चिन्ह बनाया गया है, उनको हम वर्ण कहते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण मुख से बाहर निकलने वाली वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। स्वर को उच्चरित करते समय जो मुख से हमारे वायु निकलती है बच्चों, वो बिना किसी बाधा के ही आसानी से बाहर निकल जाती है। और व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। अर्थात जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो फेफड़े से हमारे वायु निकलती है बेटो गले के रास्ते कंठ के, वो हमारे मुख में इधर उधर दबाव डालते हुए निकलती है, अवरोध पैदा करते हुए। इसको हम व्यंजन कहते हैं बेटा, वो आसानी से नहीं निकलती है। अब देखिए चौथा टॉपिक है अवरोध उत्पन्न करने वाले अंग, जैसे जीभ, निचले होठ उच्चारण अवयव कहा जाते हैं। जीभ हो गया, निचला होठ हो गया, आपका जीभ के ऊपर वाला पार्ट, जब जीभ को ऊपर उठाएंगे तो ऊपर का पार्ट जो है तालू को जो टच करता है आपका जीभ, वो तालू बोलते हैं बेटा। और हमारा कंठ हो गया, इसी तरह से हमारा मूर्धन्य हो गया, मूर्धा हो गया। ये जो है हमारे उच्चारण अवयव है अर्थात तत्व है। अब देखिए आगे टॉपिक क्या दिया हुआ है। आगे हमारा टॉपिक है हमारी वर्णमाला में स्वरों के लिए दो तरह के वर्ण हैं। कौन कौन से देखिए, एक तो स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं वाले स्वरों के वर्ण है,
जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई आदि, तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर उच्चारित किए जाने वाले स्वर है को चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं, अर्थात एक जो स्वतंत्र रूप से हम उच्चारण करते हैं उसको हम अ, आ, छोटी बड़ी कहते हैं, जिसको उसको भी हम ऐसे व्यंजनों के साथ अलग अलग रूपों में लिखते हैं, लेकिन व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए हम उसको मात्रा के रूप में बनाए हैं बच्चों, जो मात्रा चिन्ह कहा जाते हैं। अब देखिए अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार एक नासिक व्यंजन है, इसका अपना कोई निश्चित रूप नहीं है। शब्दांत में इसका उच्चारण म के रूप में तथा शब्द मध्य में व्यंजन प्रभावित होते हैं जो इसके बाद में आते हैं। जैसे अतः क वर्ग के व्यंजनों के रूप में इसका उच्चारण पंचमाक्षर के रूप में, च वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में, ट वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में, और जो है त वर्ग के पंचमाक्षर और प वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में जब बीच में आता है तो किया जाता है। और देखिए अनुस्वार को लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु चिन्ह बनाए गए हैं। उस अनुनासिक के देखेंगे बच्चों। अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक एक स्वर है जिसका उच्चारण वायु बिना किसी रुकावट के मुख से तथा नासिक दोनों मार्गों से बाहर निकल जाती है। अब देखिए विसर्ग। विसर्ग जो है हमारा ह के रूप में जो हम उच्चारित करते हैं उसका उच्चारण हिंदी में समाप्त हो गया है, इसे भी ह के रूप में बोला जाता है। इसे आगत व्यंजन। अब अगला है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन हमारा ज और फ है और आगत स्वर हमारा बताया गया था अ। इस तरह से आपके रहे पूरा लेसन। अब हम आ गए आपके अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य में हम देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है उदाहरण देकर अंतर बताइए। तो पहले हम उसको उसकी उदाहरण देंगे जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर में, अनुस्वार तथा अनुनासिक। तो अनुस्वार तथा अनुनासिक का हम अंतर बताएंगे, फिर उसका उदाहरण देंगे। इस तरह से हम अनुस्वार और अनुनासिक का परिभाषा लिखेंगे कि अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है, और उन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। और उसके बाद से जो है उदाहरण उसके बताएंगे दो। और स्वर और व्यंजन, स्वर क्या है व्यंजन क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। और स्वर के भी उदाहरण और व्यंजन के भी उदाहरण लिखेंगे। ध्वनि तथा वर्ण के भी ऐसे ही करेंगे बच्चों। और ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, और देखिए स्वर वर्ण तथा स्वर की मात्राएं, स्वर वर्ण क्या होती है और उसकी मात्राएं कैसी है, तो मात्राओं को हम लिखेंगे। इस तरह से हमारा सब टेक्स्ट बुक में इधर पीछे दिया हुआ है, जिसे देख करके आप आसानी से ढूंढ करके प्रश्न पढ़ के लिख सकते हैं बच्चों। आइए देखते हैं। उदाहरण देकर 3-4 पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए। अब देखिए हिंदी में आगत ध्वनियाँ, इनके बारे में हम लिखेंगे उदाहरण, और कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे, मात्रा चिन्ह और विसर्ग के बारे में भी और अव्यंजन के बारे में भी, जिसे आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है। और आगे देखिए, आगे हमारा है सही गलत। सही गलत का देखिए, सही गलत में पहला है आपका लिखित भाषा का आधार है उच्चारित ध्वनियाँ। क्या ये सही है? क्या आप लोगों ने पढ़ा था पीछे ऐसा कुछ कि लिखित भाषा का आधार ध्वनियाँ हैं, उच्चारित ध्वनियाँ? नहीं बेटा, ऐसा तो हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा था। हम लोग पढ़े थे कि लिखित भाषा का आधार जो है वर्ण है, चिन्ह है, जो चिन्ह बनाए गए हैं ये हमारे लिखित भाषा के आधार हैं, उच्चारित ध्वनियाँ नहीं हैं। वो तो मौखिक भाषा का आधार हो जाएगा। तो देखिए ये गलत हो जाएगा आपका पहला वाला। दूसरा वाला में हम देखेंगे एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग भाषाओं के अलग अलग वर्ण हो सकते हैं एक ही ध्वनि के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में देखेंगे तो हम क को हिंदी में क लिखेंगे और अंग्रेजी में जाएंगे तो उसके लिए हम के लिखेंगे। इसी तरह से फ लिखेंगे, अंग्रेजी में जाएंगे तो एफ लिखेंगे।
इस तरह के हमारे अलग अलग भाषाओं के अलग अलग वर्ड होते हैं। हम मुंह बंद कर कर भी बोल सकते हैं, नहीं मुंह बंद करके हम नहीं बोल सकते हैं। मुंह बंद कर देंगे हमारा होंठ चिपका रहेगा तो हम कैसे बोल पाएंगे? हम तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। क्या आप ऐसे बोल पाएंगे क्या? बोल के देखिए तो बेटा, थोड़ा अपना मुंह बंद करके बोलने की कोशिश कीजिए। क्या आप मुंह बोल करके आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। इसलिए देखिए ये बहुत ही आसानी से भी गलत हो चुका है ये भी ऑप्शन। अब जाएंगे हमारा चौथा है। चौथा, स्वरों के उच्चारण में मुख से वायु के रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसानी से स्वर हम उच्चारित कर सकते हैं। स्वर के उच्चारण में मुख से वायु बाहर रुकावट नहीं पैदा होता है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया बेटा। अब हम जाएंगे पांचवा, व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण बिना स्वर की सहायता के संभव नहीं है। ये बिल्कुल सही है। व्यंजन जो है इसको हम बिना स्वर के सहायता से उच्चारित नहीं कर सकते हैं। और देखिए आगे, ये सही है आपका। आगे है आपका छठवां नंबर का, वर्ण वस्तुतः लिपि चिन्ह ही है। ये भी सही है आपका। वर्ण जो है हमारे लिपि चिन्ह है, देवनागरी लिपि के चिन्ह है ये, जैसे क ख ग घ। इसी तरह से ABCD जो है आपका रोमन लिपि के चिन्ह है। इसी तरह से आगे जाएंगे हम। आगे हमारा ये वाला सही हो गया बेटा, ये 6 वाला वर्ण वस्तुतः लिपि चिन्ह की ही है। और आगे देखिए 7वां नंबर का हमारा है, अस्वर सभी व्यंजन वर्णों में समाहित होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अस्वर है सारे व्यंजनों में समाहित होता है। और अनुनासिक का चिन्ह केवल चंद्र बिंदु है। ये आपका बताया है कि अनुनासिक का चिन्ह केवल चंद्र बिंदु है बेटा, ये गलत है। आगे देखेंगे हम। आगे है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे, पहला है आपका खड़ी पाई रहित व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय इन वर्डों के नीचे हलंत लगाया जाता है। दिया हुआ है आपका यहाँ पे विसर्ग, बिंदु या हलंत, तो हलंत लगाया जाता है। खड़ी पाई रहित व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय वर्डों के नीचे हम क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे। और देखिए दूसरा है, ब्लैंक्स वाले व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय खड़ी पाई हटा दी जाती है। किस टाइप के व्यंजनों को लिखते समय बेटा? खड़ी पाई वाले व्यंजनों को मिलाकर लिखते समय खड़ी पाई हटा दी जाती है। और संस्कृत में विसर्ग का उच्चारण होता था, पर हिंदी में समाप्त हो गया है बेटा। संस्कृत में क्या होता था? विसर्ग का उच्चारण होता था, लेकिन हिंदी में नहीं है अभी, वो ह के रूप में हो गया है, तो वो समाप्त हो गया है हिंदी में। अनुनासिक एक प्रकार का स्वर है जिसे उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अनुनासिक, ठीक है, न कि नासिक के व्यंजन या अनुस्वार। अनुनासिक एक स्वर है। आगे आप लोग पढ़े होंगे कि अनुनासिक क्या है, एक स्वर है, और अनुस्वार क्या है? एक नासिक क्या व्यंजन है। अब देखिए इसमें अनुनासिक भरेंगे चौथे वाले में। अब पांचवा वाले में भरेंगे जिन वर्णों में सीधे रेख के ऊपर कोई मात्रा चिन्ह होता है उन वर्णों के अनुसार चिन्ह बिंदु लगा करके करते हैं। देखिए बिंदु, इसमें हम भरेंगे बिंदु। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ज और फ के लिए, ज और फ ध्वनियाँ हिंदी में नहीं थी, ये विदेशी भाषाओं से आने के कारण विकसित हुई है। ज और फ, और वे स्वरवर्ण जिन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? मात्रा चिन्ह बोलेंगे। जो व्यंजनों के साथ मिलाकर के जो स्वर वर्ण लिखे जाते हैं उनको मात्रा चिन्ह कहते हैं। इस तरह से आपके रहे कुछ
देखिए निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ये जो है आपका दिया हुआ है कुछ शब्द जिसकी शुद्ध वर्तनी लिखनी है आपको। यहाँ दिया हुआ है आपका पहला धर्म। धर्म का होगा, धर्म का आप ऐसे लिखेंगे। 1 मिनट दिखाती हूँ आपको करके। आइए देखते हैं हम। यहाँ पे रहा आपका, ये रहा धर्म, ऐसे लिखेंगे। र जो है ये नहीं रहेगा, इधर चला जाएगा म के ऊपर, इस तरह से बनेगा धर्म। आगे हमारा दिया हुआ है मित्रता, ये कोई शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द हमारा बनेगा मित्रता। मित्र बनेगा और ता बनेगा, मित्रता बनेगा हमारा बेटो। अब देखिए ये जो है राष्ट्रीय जो दिया हुआ है ये भी गलत है। राष्ट्रीय हमारा कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए रा, यहाँ नीचे लिखेंगे, न कि रेफ के रूप में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे बेटा राष्ट्रीय, न कि र को हम यहाँ रेफ के रूप में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। वहाँ पे रेफ के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ट में हलंत है उसमें आके आपका र जुड़ेगा पदेन के रूप में, दोहरा पदेन के रूप में। चलिए अब कुरूप जो शब्द दिया हुआ है उसको भी देख लीजिए एक बार, कैसे कुरूप दिया हुआ है। कुरूप जो है आपको पता है कि ऊ की मात्रा र के पेट में लगेगी, न कि उसके नीचे लगेगी। उसमें दिया हुआ है र के नीचे लगाया हुआ है बेटा, इसलिए ये कुरूप शब्द भी ऐसे गलत हो गया आपका। ऐसे लिखा जाएगा कुरूप शुद्ध। आप लोग भी लिख लीजिएगा साथ साथ में। चलिए आगे दिया हुआ है आपका परधान दिया हुआ है, जबकि परधान नहीं होगा, प्र होगा। यहाँ देखिए पदेन के रूप में आएगा प्र धा न, ऐसे लिखेंगे हम प्रधान। परधान नहीं होता है कोई शब्द। ऐसे प्रकाश लिखा हुआ है, प्रकाश नहीं होता है। शुद्ध शब्द हमारा होता है प्रकाश। यहाँ प्र का स ऐसे बनेगा बेटा प्रकाश। चलिए आगे देखिए प्रताह, प्रातः ऐसे लिखेंगे बेटा। देखिए ये जो है हमारा ह जो है ये ऐसे लिखेंगे प्रा, तो ह नहीं लिखेंगे, ये हमारा विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग है। प्रातः ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से कुछ शब्द आपके लिए है जो आप लोग ढूंढ करके लिखिएगा, उसको आपके लिए HW है बेटा, आप लोग सही कीजिएगा। आगे देखिए, आगे आगे क्या दिया हुआ है कुछ करके सीखिए। में नीचे दिए गए पत्र दिया जा रहा है। इस पत्र में अनेक अशुद्धियां हैं तथा कुछ शब्दों को लेखन अमानक रूप में किया गया है। पत्र को शुद्ध एवं मानक वर्तनी के अनुसार करिए। देखिए इसमें जो लाल लाल जो शब्द दिए हुए हैं उसको अशुद्ध लिख दिया है, जिसको आपको शुद्ध करना है। तो देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिनट।
बड़ा करके, थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ आपको शब्दों को। देखिए आगे आपका ये रहा पेंसिल, और ये रहा हमारा शब्द है परीक्षा दिया हुआ है बेटा। एक कक्षा में ये जो दिया हुआ है ऐसे नहीं लिखेंगे, हमारा परीक्षा तो ऐसे संयुक्त व्यंजन होता है ना, तो ऐसे हम लिखते हैं परीक्षा। ये आपका शुद्ध है। आगे देखेंगे, आगे हमारा शब्द दिया है आदरणीय। आदरणीय शब्द नहीं होता है, आदरणीय होता है। आदरणीय ऐसे होता है आदरणीय। चलिए अब देखिए प्रनाम ऐसे दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। देखिए एक ही बार रहेगा र, प्र ना, सॉरी प्र ऐसे ना म, जो न जो है ये ड़ों के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस तरह से प्रणाम लिखते हैं हम बच्चों। आइए आशा जो है आपका, आशा शब्द जो है ये बड़ा वाला स रहेगा यहाँ पे, आशा। इस तरह से आशा रहेगा आपका। स्वस्थ शब्द नहीं होता है, स्वस्थ शब्द नहीं होता है, वो होता है हमारा स्वस्थ। स्वस्थ होता है हमारा ऐसे। अब हम देखते हैं बच्चों, आगे देख रहे हैं हम, आइए देखते हैं हम। आगे शब्द है आपका परीक्षा। परीक्षा जो हमें अभी दिखाई आपको ऊपर उसका। अब देखिए तैयारियों, तैयारियों नहीं होता है बेटा शब्द, तैयारियों कोई शब्द नहीं हुआ, इसके लिए हमारा होता है तैयारियों। तैयारी, एक मिनट, देखिए ऐसे लिखेंगे हम तय या, यहाँ देखिए यूँ है तो हमारा छोटी ई का मात्रा लगेगा, ऐसे लिखेंगे तैयारियों। इस तरह से हमारे शब्द लिखे जाएंगे। चलिए देख रहे हैं हम, आगे है आपका हमारा शब्द जो है, एक मिनट, आइए बच्चों देखते हैं। दूसरा शब्द है आपका समझदार। समझदार के लिए हम करेंगे, देखिए समझदार नहीं होता है, समझदार होता है। समझदार ऐसे होता है, समझदार होता है ना कि समझदार। इसी तरह से और भी शब्द है आपके, और शब्द देखिए, आगे चलते हैं लेके ऊपर। हॉस्टल, हॉस्टल दिया हुआ है बच्चों, हॉस्टल नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा हॉस्टल होगा, तो नहीं होगा, हो आधा स ट और ल, हॉस्टल होगा। ये रहे आपका शुद्ध शब्द। और देखिए आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया हुआ है, आशाएं दिया हुआ है। जहाँ स जो है छोटा सा है उसको हम बड़ा सा कर लेंगे। इसी तरह से अच्छे दिया हुआ है तो अच्छे में आधा छ दिया हुआ है जो कि आधा च रहेगा उसके बीच में, ऐसे रहेगा। देखिए अच्छे, एक मिनट, अच्छे आधा च रहेगा और छे, अच्छे शब्द ऐसे लिखते हैं। ये हमारा शुद्ध हुआ। देखिए अच्छे हो गया। अब देखेंगे हम हमारा परीक्षाओं। परीक्षाओं में मैं अभी आपको दिखाई थी ऐसे कैसे किया गया था। अभी कशा रहेगा वहाँ पे छाँव में,
उसी तरह से के है कि नहीं है होगा है कि, इस तरह से होगा। देखिए दिखा देती हूँ एक बार आपको। यहाँ रहे होगा है और कि, यहाँ पे डॉट लगेगा और ऐसे हो जाएगा ये है कि, ऐसे होगा बेटा आपका। आगे चलिए, आगे दिखाती हूँ मैं आपको और कहाँ गलत है। इसी तरह से हमारा दाखिला है, दाखिला भी ऐसे गलत है आपका, उसका स्पेलिंग मिस्टेक है। ई का मात्रा जो है वो हाँ बड़ी ई का रहेगा। मेडिकल भी है जो, वो भी गलत है, उस पर भी मात्रा मिस्टेक है। कॉलेज, आशा, देखिए आशा गलत है आपका। और कॉलेज पे जो है आपका वो जो है वो ऐसे चंद्र बिंदु की तरह लगता है, जो इस तरह से लगेगा। आशा जो है बड़ा स होगा, उसमें छोटे नहीं शब्द होता है, छोटे होता है। और शुभ कामनाओं में स जो है आपका सु जो है वो बड़ा वाला स रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी शुभकामनाएं गलत लिखा है और यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है। इस तरह से आप सही कर लीजिएगा। इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, आपका लेसन नंबर 2। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, और कुछ गलती हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँगी। और बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और मैं जिन बच्चों को कुछ डाउट होगा वो कमेंट भेजेंगे, तो मैं अगला चैप्टर जब लूँगी तो उसमें उनका पहले डाउट क्लियर करूँगी, फिर आगे शुरुआत करूँगी दूसरे लेसन की। आप लोग प्लीज़ भेजा कीजिए कुछ डाउट हो तो। चलिए, धन्यवाद।